नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी जो राहु केतु की सीरीज़ है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अबाउट राहु इन द सेकंड हाउस एंड केतु इन द 8th हाउस। यदि आपके लग्न चार्ट में प्लेसमेंट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले हम लोग राहु इन द फर्स्ट हाउस और केतु इन द 7th हाउस पे वीडियो बना चुके हैं। हमारा वीडियो का पैटर्न वही रहेगा कि हम पहले राहु केतु की बात करेंगे, फिर हम हाउसेस की बात करेंगे और फिर उनको कोरिलेट करके, कंबाइन करके हम जो प्रेडिक्शंस है उसकी हम बात करेंगे। तो लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले राहु इन द सेकंड हाउस से हम हमारी जो वेल्थ है, हमारी धन संचय की कैपेबिलिटी है, उसे हम लोग देखते हैं। हमारे जीवन में जो संस्कार है, हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, हमारी फूड हैबिट्स है, हमारे जो क्लोज वन है, हमारी स्पीच, हमारी वाणी, उसे हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। बॉडी पार्ट्स की हम लोग बात करें, हमारा फेस, स्पेशली हमारी राइट आई, आपकी नोज, आपके नेल्स और आपकी जो टंग है, इसे हम लोग, जीवा है जो आपकी, इसे हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। राहु, हम सभी लोग जानते हैं, एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक छाया ग्रह है जो कलयुग में बहुत पावरफुल है। तो राहु हमारे बर्थ चार्ट में जिस भी हाउस में बैठता है, हमारा मोस्टली ड्राइविंग फोर्स उस बर्थ का उसी तरफ, उन चीज़ों को पाने के लिए या उनको नरिश फ्लरिश करने में गुजर जाता है। राहु इज प्योरली अ कार्मिक प्लैनेट, हम सब लोग जानते हैं ये चीज़। सो राहु व्हाट वी से रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी। आपके सराउंडिंग में जितनी भी तरह की एडवांसमेंट है, एआई के अलग अलग मॉडल्स, ये सब राहु के डोमेन में आते हैं। राहु एक फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट है जो आपको एक नई सोच देता है। राहु जिस भाव में बैठता है, आप उस भाव को लेकर बहुत क्यूरियस हैं। अनडाउटेडली राहु एक गिवर है। राहु आप जिस भाव में बैठा है, और अगर मान लो उस भाव में कोई और प्लैनेट भी बैठा है, तो उसकी क्वालिटीज़ को भी एम्पलीफाई करेगा, डेफिनेट सी बात है। तो राहु साथ ही साथ एक माया को भी रिप्रेजेंट करता है, इल्यूजन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई से मतलब कि अगर राहु शुभ भावों में है, शुभ राशियों में है, तो आप मान के चलिए आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। तो पहली बात, तो राहु सेकंड हाउस जब बैठते हैं तो एक सुंदर प्लेसमेंट है। ज़्यादातर रिजल्ट आप पॉजिटिव साइड पे देखेंगे। हाँ, आपको ये ज़रूर है कि जो सेकंड लॉर्ड है आपके, दूसरे भाव के स्वामी हैं, उनका प्लेसमेंट बर्थ चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। यदि वो बर्थ चार्ट में सही जगह प्लेस नहीं है, सही हाउसेज़ में नहीं है, सही राशियों में नहीं है, तो यही प्लेसमेंट आपको फिर नेगेटिव साइड की तरफ भी लेकर जाएगा। हम लोग बात करते हैं प्रेडिक्शन की। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो दूसरा भाव है, वहाँ आपकी वृषभ राशि पड़ती है, उससे आपके शुक्रदेव रूल करते हैं। तो राहु शुक्रदेव के हाउस में है, दैट्स व्हाई ही इज कंफर्टेबल। पहली बात तो क्योंकि आपके फैमिली हाउस में है, तो आप अपने फैमिली के कंफर्ट के लिए, फैमिली की लग्जरी के लिए और फैमिली के सपोर्ट के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, आप ये कह सकते हैं। साथ ही ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि स्पेशली जो आपसे एल्डर्स है, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 35-40 के आप आसपास पहुंच चुके हैं, तो आपके घर में जो एल्डर्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, आप उनके लिए कुछ भी करते हुए देखे जाते हैं। कुछ भी से मतलब मेरा है, आप अपने एंड से पूरे एफर्ट्स लगाते हैं अपनी फैमिली को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेटल करने के लिए। जब उन्हें आपकी ज़रूरत है, आप फटाफट से वहाँ पहुँच भी जाते हैं। सेकंड हाउस हमारा धन भाव कहलाता है, तो डेफ़िनेटली आप में फाइनेंस को लेकर हंगर है। आप चाहते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाएँ, आप अच्छा रिसोर्स कलेक्ट करें, रिसोर्स बनाएँ, रिसोर्स मेंटेन करें। हाँ, चूँकि सेकंड भाव के आपके कारक जो है जुपिटर है, यदि जुपिटर बर्थ चार्ट में सही स्थिति में है, ठीक-ठाक स्थिति में है, तो डेफ़िनेटली राहु आपको सेकंड हाउस में स्पेशली धन संचय, रिसोर्सेज़, फैमिली, यहाँ ज़रूर स्ट्रांगली सपोर्ट करता हुआ देखा जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर जुपिटर सही है, तो डेफ़िनेटली जो आपकी हंगर है पैसा कमाने की, वो ज़रूर आप देखेंगे विद द टाइम ग्रो होगी और आप उसमें काफ़ी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, आप उन्हें फुलफ़िल करते हुए देखे जाएँगे। ये प्लेसमेंट ऐसा कुछ है कि जहाँ आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ़ है, उसको आप ऐसा कह लीजिए 40 वर्ष से पहले की उम्र जो है लगभग आपकी, वो इस टेंशन में है कि कैसे पैसा कमाया जाए, कितने सारे तरह के हम रिसोर्सेज़ डेवलप करें। और सेकंड फिर जो आपका सेकंड हाफ है, वो उसमें गुज़र जाता है कि जो मैंने रिसोर्सेज़ इकट्ठे किए हैं, जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, उसे मैं कैसे मैनेज करूँ और उससे फिर वापस दोबारा कैसे कमाऊँ। ये हमारा एक लाइफ़ साइकिल रहता है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हम केतु की बात करेंगे, केतु इनको कैसे अपोज़ करता है, 8th हाउस की बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, बट फिलहाल मैं राहु की बात कर रहा हूँ। डेफ़िनिटली राहु, आपका ये बिलीफ़ सिस्टम इस प्रकार का है कि आप चाहते हैं कि हाँ, पैसा होगा, लाइफ़ में रिसोर्सेज़ होंगे, तभी मेरी लाइफ़ कंफर्टेबल है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल सोच सही है। एग्री, इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ। साथ ही
राहु सेकंड हाउस में है और यदि मान लीजिए सेकंड लॉर्ड सही स्थिति में नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, तो फिर ये प्लेसमेंट इनको भी दिखाता है कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ लीगल इश्यूज होते हुए देखे आता है। आपकी प्रॉपर्टी किसी न किसी तरह से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हुए देखे आता है। सही प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो रहा या कोई लीगल केस फँस गया, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। स्पेशली जो जॉइंट एसेट्स हैं, जॉइंट एसेट्स मतलब कि जो आपके आपकी फैमिली में पहले से हैं, जिसमें आपके भाई-बहन का भी कंट्रीब्यूशन है या वो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, आप ऐसा कह लीजिए। या आपने शादी के बाद किसी के साथ मिलके, चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर हो या आपके कोई फैमिली मेंबर हो, उनके साथ मिलके अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उस प्रॉपर्टी की हैंडलिंग अब ईज़ी नहीं है आपके लिए। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि कई बार जैसे परिवार में ही कोई है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा या उन्हीं के कारण वो प्रॉपर्टी इश्यू होते हुए देखे जा रहे हैं। और साथ में आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपने बना ली, आपने लैंड आपने खरीद लिया या पहले से आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी है, बट उस पेरेंटल प्रॉपर्टी को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए या कैसे उससे प्रॉपर्ली उसे एज ए रिसोर्स यूज़ किया जाए, उसमें थोड़ी-सी आपकी दिक्कतें हो सकती हैं। रिमेंबर, ध्यान रखिए, सेकंड हाउस जो है वो आपका सेल्फ रिलायंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स कि आपको बहुत जल्दी आपकी जो खुद की संपत्ति है, उसको लेकर किसी और पे डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। या ऐसा कह लीजिए कि प्रॉपर्टी को लेकर स्पेशली जो आपने खुद ने कमाई है, उस धन को लेकर स्पेशली आप किसी पर ट्रस्ट आसानी से ना करें। बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से भी है कि यदि अगर कोई आपने किसी को पैसा उधार दिया या जैसे आपने प्रॉपर्टी के साइड से, पेपर के साइड से या थोड़ी-सी भी अथॉरिटी आपने किसी और को दे दी, तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ चीटिंग की संभावना बनती है। ठीक है, मैं ये एग्री करता हूँ कि जब आप लाइफ़ के सेकंड हाल्फ में चले जाते हैं, जब आपका केतु स्ट्रॉन्गली काम करता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों को लेकर कि कोई पैसे आपके लेकर चला भी गया है, तो बहुत लंबे समय तक आपके साथ वो दुःख नहीं रहता, आप ये कह सकते हैं। ये प्लेसमेंट ऐसा कुछ है जो ये भी दिखाता है कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी, जैसा हमने कहा। अब वो इस प्रकार से सोचता है जीवन में कि कई बार खुद की गलतियों की वजह से, कई बार फैमिली की गलतियों की वजह से आप प्रॉपर्टी में लॉस आते हुए दिख जाता है। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैंने कहा कि जो ट्रस्ट इश्यू की मैंने बात करी, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आपकी गलती की वजह से वो हो। बट हाँ, आपने ट्रस्ट करके मान लीजिए आपके बेटे पे कह लीजिए आपने ट्रस्ट करके आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया या आपने अपने बड़े भाई-बहन के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट किया या फैमिली मेंबर के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट किया। उसमें स्ट्रांगली आपको जीवन में डेफ़िनिटली आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस होता हुआ देखा जाता है। सो बी अवेयर अबाउट दैट थिंग। साथ ही सामने कहा कि हमारी अर्ली अपब्रिंगिंग हमारा अर्ली चाइल्डहुड को भी दिखाता है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में बचपन में आपके दोस्त जो है वो बहुत कम रहे हों या ना के बराबर आप कह सकते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यू भी इनिशियल लाइफ़ में ख़ासकर मैं कहूँगी जब आपकी एज 8-10 साल से कम थी तो थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इनिशियल लाइफ़, स्पेशली जब हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल कॉलेज तक की लाइफ़ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पे कम होता हुआ देखा जाता है। सेकंड हाउस से हमारे हम फेस को भी देखते हैं। तो देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि बाय फेस यू आर मैच्योर और यू लुक सीरियस या आप किसी से अगर मिलते हैं तो वो भी यही कॉम्प्लीमेंट देता है कि सर यू आर मैच्योर क्वाइट इनफ, या आप अपने काम को लेकर, अपने पेशे को लेकर काफ़ी हद तक सीरियस हैं। यदि राहु सही राशियों में नहीं है, नीच अवस्था में है, स्पेशली यदि मान लीजिए राहु नीच से मतलब मेरा है कि फ़ेवरेबल साइन में नहीं है। आप कह सकते हैं कि 8 नंबर की राशि में है या 9 नंबर की राशि में है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में कोई गलत शौक हो आपको, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ऑल, वहाँ आप बढ़ते हुए देखे जाते हैं। सेकंड हाउस आपके फूड हैबिट्स को भी दिखाता है, तो ये डेफ़िनेट है कि लाइफ़ का एक फ़ेज़ ज़रूर रहा होगा जब आप की फूड हैबिट्स काफ़ी इर्रेगुलर हुई होगी या जो मर्ज़ी किया आपने खा लिया, ऐसा कुछ कह सकते हैं। बट विद द टाइम आप थोड़े फूड को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप इस प्रकार के होते हैं कि आप कैलोरी गिन के खाते हैं कि हाँ, मुझे ये चीज़ इतनी खानी, इसमें कार्ब इतना होना चाहिए, प्रोटीन इतना होना चाहिए, ये चीज़ है। बट हाँ, इनिशियली आप कह सकते हैं आपकी फूड हैबिट्स थोड़ी-सी इर्रेगुलर होती है। साथ ही ये भी दिखाता है कि यदि आप कि डेफ़िनेटली आपको अलग-अलग तरह के फूड को टेस्ट करना या एक्सप्लोर करना आप चाहते हैं, तो फाइन डाइनिंग आप चाहते हैं या आप कुछ भी खाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो एक बेस्ट रेस्टोरेंट का हो या एक बेस्ट होटल का हो या एक जो बेस्ट कैटेगरी का फूड हो, यू वांट टू ईट दैट थिंग। इफ यू ड्रिंक अल्कोहल और एनी अदर ड्रिंक, तब भी आप चाहते हैं कि जो
जो बेस्ट है वो आपको मिले। सेकंड हाउस से हमारी वाणी देखता है, तो सामान्यतः आपकी वाणी आप कह सकते हैं कि हार्श नहीं होती, बट जब बात ऐसी आ जाती है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब आपकी वाणी बहुत एक्सट्रीम हार्श हो जाती है। मतलब कि लोग ऐसे सोचते हैं कि ये इंसान तो बहुत बहुत पोलाइटली बात करते हैं, बट हाउ ही बिहेव सो रूडली, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये ज़रूर है कि आपकी बातों में एक ठहराव होता है। अ, आपकी मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, ये ज़रूर है कि जो वॉइस है आपकी, जो आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी-सी इस तरह की हो सकती है अट्रैक्टिव, स्पेशली यदि आप फीमेल हैं तो मैं कहूँगा। हाँ, बाकी ये ज़रूर है कि आपकी बातों में ठहराव होता है। लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर राहु मेलेफिक है यहाँ पर, सही प्लेस नहीं है, सही राशि में नहीं है, सेकंड लॉर्ड सही अवस्था में नहीं है, तो आपकी स्पीच से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे काम बिगड़ते हुए दिखे जाते हैं। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी जो वाणी है, वो डिसाइड करती है कि आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे। राहु यहाँ बैठ के आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। 8th हाउस से हमारे इन-लॉज़ की बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे केतु के बारे में, तब डिस्कस करेंगे उस पार्ट को। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। चूँकि 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं राहु यहाँ बैठकर, 8th हाउस द डार्क हाउस ऑल्सो। सो एक टिपिकल सेंस ऑफ ह्यूमर आप कहते हैं आपके पास होता है। सार्काज़्म जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपके पास है। किसी पे तंज करना कसना, किसी पे व्यंग कसना, हँसी-मज़ाक करना, ये आपके नेचर में होता है। बट कई बार ये स्थिति बनती है कि आप शायद बाउंड्री क्रॉस कर गए हों, किसी को कुछ ज़्यादा आपने किसी से हँसी-मज़ाक कर लिया हो, मतलब कि कोई टॉन्ट मारना जिसको हम लोग बोलते हैं, सार्केज़्म जिसे हम लोग कहते हैं, वो बढ़ता हुआ दिखा जाता है। राहु सेकंड हाउस में तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है यहाँ पर आपके पास, बिकॉज़ ये हमारी वाणी को दिखाता है। तो इस तरह से कि जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, वो आपके पास भरपूर होती है, स्पेशली यूज़िंग योर स्पीच। आप जानते हैं कि बातचीत से काम कैसे निकाला जाता है। आप व्यक्ति दर व्यक्ति उससे कैसे बात करनी है, किससे काम कैसे निकलवाना है, आपके पास ये क्राफ्ट ज़रूर है। तो अगर मान लीजिए कि आपके जो जुपिटर अगर बर्थ चार्ट में सुंदर अवस्था में है, इसी भाव में अगर बैठे हैं, तो आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्ट क्लाइंट से डीलिंग करनी होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा बातचीत करनी होती है। आप एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, या ऐसा फील्ड, टीचिंग की बात आ गई, एडवाइजिंग फील्ड की बात आ गई, या मीडिया जर्नलिज्म की बात आ गई। अगर आप उन फील्ड्स में हैं तो डेफ़िनिटली विद द ईयर्स व्हेन राहु मैच्योर, स्पेशली आप 42, खैर बहुत ज़्यादा एज है वो, 40 तक की बात नहीं कर रहा, 42 तक की बात नहीं कर रहा। बट हाँ, विद द मैच्योरिटी ऑफ जिसे हाउस 30-32 की उम्र के बाद आप फ़ील करते हैं, पर वो वाला करियर जो है, आप इन फील्ड में अगर आप हैं, तो बहुत शार्पली ग्रो होता हुआ देखा जाता है। साथ ही ये भी दिखाता है सेकंड हाउस में राहु, यू आर क्वाइट गुड इन मैथ्स, लॉजिक्स, एनालिटिक्स, रीजनिंग, ग्राफिकल अप्रोच आप कह सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वहाँ आप बहुत अच्छा से करते हुए देखे जाते हैं। अगर मैं राहु की रेमेडी की बात करूँ, जो पहली रेमेडी ये है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्पीच। अगर आप है, इफ यू फील कि हाँ, राहु प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही आपको आपकी फूड हैबिट्स ज़रूर सुधारनी होगी। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट जब राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं केतु इन द 8th हाउस। तो अष्टम स्थान 8th हाउस से हम हमारी लाइफ में जो सडन इवेंट्स हैं उन्हें देखते हैं, हमारी लाइफ में जो सीक्रेट इवेंट्स हैं उन्हें हम देखते हैं, जो भी हमारा हिडन साइड है, हमारा डार्क साइड है, हमारी जो डीपेस्ट डिज़ायर है, हमारी लाइफ में जो जॉइंट एसेट्स हैं, लाइफ, डेथ, या इंटरेस्ट इन ऑकल्ट साइंस, इंटरेस्ट इन एनी टाइप ऑफ डीप साइंस, वो सारा हम लोग 8th अष्टम भाव से देखते हैं। और ये आपके मोक्ष त्रिकोण का भाव भी है। तो और साथ में हमारी जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, हमारे इन-लॉज़, उनको हम लोग 8th हाउस से देखते हैं। अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसे हम लोग अष्टम स्थान से देखते हैं। तो पहली बात, इन शॉर्ट, अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या केतु यहाँ कंफर्टेबल है, तो डेफिनिटली ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है केतु के लिए 8th हाउस में। इस प्रकार से तो पहले कि हम जानते हैं कि केतु जो है वो हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को दिखाता है। अनडाउटेडली राहु केतु का जो एक्सेस है, ये कार्मिक एक्सेस है, दोनों ही आपकी पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु इस प्रकार से है कि ये दिखाता है इस भाव में कि इस भाव को आपने लास्ट बर्थ में बहुत अच्छे से जिया है, वहाँ आपने ध्वजा गाड़ दी है। केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट फ्लैग। फ्लैग से मतलब कि हम जब किसी चीज़ को जीत लेते हैं, वहाँ पे हम झंडा फहराते हैं, झंडा लहराते हैं, आप ये कह सकते हैं। साथ ही
8th हाउस इज़ द हाउस जहाँ से हम लोग इंट्यूशन देखते हैं, जहाँ से हम लोग, जैसे मैंने कहा कि डीप साइंस या जो कुछ भी हिडन है, जो कुछ भी हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो जीवन के अनसुए रहस्य आप कह लीजिए, जो हमारा हायर लर्निंग साइड है वो 8th हाउस से देखता है। तो केतु इज़ द कार्मिक प्लैनेट जो मोक्षा को रिप्रेज़ेंट करता है। तो साथ ही साथ हमारी लाइफ में जो लेट गो वाला जो फीचर है आप कह लीजिए, या जो लेट गो कहते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है इसे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, ये साइड में आप केतु से जोड़कर देखता है। तो केतु यहाँ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल एनर्जी देता है कि यदि आप किसी भी रिसर्च फील्ड में हैं, मैं ये नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी या मेडिकल साइंस, किसी भी रिसर्च फील्ड में जहाँ पर मेंटल एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है, जहाँ आपको सोचना बहुत पड़ता है। मतलब इस प्रकार का जॉब नहीं कि 9 टू 5 आप ऑफ़िस गए, आपने विंडो लॉगिन किया, वापस आप शाम को लॉग आउट करके आ गए। नॉट दैट टाइप ऑफ जॉब। ऐसा कुछ भी जो क्रिएटिव हो। जैसे मान लीजिए आप फैशन डिज़ाइनर हैं सपोज़ कीजिए, तो हम जानते हैं कि हर 2 साल बाद, 3 साल बाद या हर साल जो फैशन वो चेंज होता है। तो उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ता है, न्यू डिज़ाइन्स को लेकर। यदि आप टेलर हैं, तो भी डेफ़िनेटली हमें हर बार नए फैशन सेंस के हिसाब से चीज़ें टेलरिंग हमारी अपग्रेड करनी पड़ती है, हमारी स्किल उसे अपग्रेड करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई भी काम जो स्किल बेस्ड है, उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिख जाते हैं। रिमेंबर दैट थिंग। अगर हम बात करें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो ये केंद्रुक दोष को दिखाता है। उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते हमारे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा राहु इन द सेकंड हाउस के दौरान, कि पैसा अगर हमने किसी को दे दिया है तो फिर वो आसानी से वापस नहीं आता जीवन में। इस तरह की कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। एक और बात कि आपको 8th लॉर्ड अष्टम स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। यदि वो 10th हाउस में बैठे हैं, यदि वो 6th हाउस में बैठे हैं, यदि वो 8th हाउस में बैठे हैं, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप किसी भी रिसर्च फील्ड को अपना करियर बना लें। तो ये बहुत सुंदर तरीके से काम करता हुआ दिखा है। हाँ, ये ज़रूर दिखाता है कि आप अपने लुक को लेकर काफ़ी ओवर कंसर्न्ड होते हैं, कि आप बार-बार देखते हैं कि हाउ एम आई लुकिंग, या कहीं अगर आप जाते भी हो तो आप चाहते हैं कि मैं सबसे अलग लगूँ, या वेल ड्रेस, प्रॉपर्ली ड्रेस, ऐसा कुछ कह सकते हैं। साथ ही चूँकि ये 7th हाउस से 2nd हाउस है, तो ये हमारे पार्टनर की वेल्थ को भी दिखाता है, हमारे पार्टनर के इमोशंस को भी दिखाता है, पार्टनर की फैमिली को भी दिखाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद का मतलब मैं लड़ाई-झगड़ों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। बिकॉज़ ये प्लेसमेंट आपको यहाँ की तो आपको सिखा देता है कि जो रिश्ते हैं, वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं, ना कि किसी पे फ़ोर्स से, किसी पे कंट्रोल से। रिश्ता कोई भी हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड-वाइफ का हो, भाई-बहन का हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो। तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि लड़ाई-झगड़े लाइफ पार्टनर में हो। हाँ, ठीक है, किसी और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से पॉसिबल है, बट यहाँ केतु उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, वैचारिक मतभेद की मैं बात कर रहा था कि हो सकता है कि आप पूरा इस प्रकार के हों कि आप बहुत मॉडर्न ख़यालात के हों, तो वहीं आपके जो लाइफ़ पार्टनर हैं वो थोड़े-से ट्रेडिशनल वे के हों। इस तरह के कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इन-लॉज़ के साथ आपकी नहीं बनती। देखो, नहीं बननी, या मैं फिर से कहूँगा नेगेटिव साइड में नहीं है। नहीं बनने से मतलब आप ऐसे हो सकते हैं कि आप नहीं बिलीव कर सकते उन पुरानी कुरीतियों में, पुराने सिस्टम में, कि जहाँ मान लीजिए इफ यू आर अ मेल, फिर कि लड़की वाले आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे। यू वांट कि नहीं है, यू बिलीव इन इक्वालिटी। नो, यू वांट कि जो मैं कमा रहा हूँ मेरे जीवन में, मुझे उससे मेरा घर चलाना है, उससे मुझे मेरा परिवार चलाना है। तो यहाँ थोड़ी-सी वैचारिक मतभेद हो सकती है कि वो ऐसे कहते हुए मिल सकते हैं कि नहीं, आपको ये तो हमारा ट्रेडिशन है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो जो उनके जो पुराने रीति-रिवाज है, चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, आपके इन-लॉज़ के जो रीति-रिवाज हैं, कल्चर्स हैं, जो ऑर्थोडॉक्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल हैं, जो सच में हमारी करंट सोसाइटी में फिट नहीं बैठते, उनसे उनको लेकर आपकी लाइफ़ में दिक्कतें हो सकती है या थोड़ा इश्यू हो सकता है। अगर 8 लॉर्ड्स उन स्थिति में नहीं है, तो ये प्लेसमेंट ये भी दिखाता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, मतलब कि आपका डाइवोर्स हो गया हो। देखो, मैं इसको बहुत स्ट्रिक्टली नहीं कह रहा, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि जब 8 लॉर्ड बहुत बुरी स्थिति में है, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। ये दिखाता है कि शायद मैरिज से पहले ही, अगर आप इफ यू आर अ लेडी, तो यू बिकम प्रेग्नेंट, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। और थोड़ी बहुत, जैसा मैंने कहा कि जो वैचारिक मतभेद है, आइडियोलॉजिकल गैप हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में रहता है, उसकी वजह से अगर सेवंथ लॉर्ड भी सुंदर स्थिति में नहीं है, तो वही आइडियोलॉजिकल गैप धीरे-धीरे फिर जो है इमोशनल गैप में बढ़ता हुआ दिखाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। हमने कहा कि केतु जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ उस भाव से आपको डिटैच कर देता है, या वो वहाँ आपको कंफर्टेबल फील होने नहीं देते। तो अब 8th हाउस पे केतु है, तो ये भी दिखाता है कि
कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हो सकते हैं आपको जो ईज़िली डायग्नोज़ ना हो, कि जो ईज़िली रिपोर्ट्स में नहीं आ रहे हो, बट धीरे-धीरे व्हेन आफ्टर 5 ईयर, 10 ईयर यू विल फाउंड कि हाँ, आपको ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ है। ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैंने आपको इनिशियली भी कहा, जब हम राहु की बात कर रहे थे, आपको आपकी फूड हैबिट्स हमेशा कंट्रोल करनी होगी। बिकॉज़ ये प्लेसमेंट स्ट्रांगली दिखाता है कि देयर इज़ अ डाइजेस्टिव इश्यूज़, देयर इज़ अ स्किन प्रॉब्लम, और आप कह सकते हैं, जो मैंने कहा कि कुछ सीक्रेट डिज़ीज़ जो ईज़िली डायग्नोज़ नहीं होते हैं, स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। साथ ही केतु का ये मैंने कहा कि सुंदर प्लेसमेंट है, बिकॉज़ ये आपको इस प्रकार का बनाता है कि जो हमेशा तत्पर रहता है, नीडफुल, जो इंसान ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करने को लेकर। अब वो बहुत तरह से हेल्प हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी नीडफुल को पैसे दिए, शायद आप भूल भी जाएँ, ठीक है मैंने दे दिए उसे, ऐसा कुछ कर सकता है। कोई आपको लगा फैमिली में, स्पेशली आपकी फैमिली में, कि कोई भी नीडफुल है, तो आप यू ऑलवेज़ वांट कि मैं उसी के कैसे हेल्प करूँ। अगर केतु ज़्यादा डोमिनेंट है आपके चार्ट में, सॉरी, अगर आप इस डायरेक्शन में ज़्यादा है कि आप फटाफट से परिवार की हेल्प कर रहे हैं, तो रिमेंबर आपका केतु ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय राहु के। इट्स अ ब्लेसिंग, रिमेंबर दैट थिंग। ये बहुत सिंपल तरीका है जज करने का कि राहु केतु एक्सिस में कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। बिकॉज़ हमें आउटरली लगता है कि हम राहु के हिसाब से काम करते हैं। वो सही बात है कि आपका मोस्टली जो लाइफ है इनिशियल से लेके लास्ट तक, आप बिल्कुल इस तरह से होंगे कि हाँ, मुझे पैसा कमाना है, बहुत सारे रिसोर्सेज़ क्रिएट करना है, वो है। बट जैसे-जैसे आपकी टाइम एज बढ़ती जाएगी, आप 40 के अराउंड पहुँचेंगे, आप उसको क्रॉस करेंगे, तब आप इस डायरेक्शन में आ जाएँगे कि हाँ, किसकी हेल्प करनी है मैं करूँगा। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। और ये एक ब्लेसिंग भी है केतु के 8th हाउस में कि आप हमेशा एक्सपीरियंस से सीखते हैं। चाहे वो आपकी लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो, चाहे वो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो। आप उनको लाइफ में लर्निंग एज़ अ लर्निंग पार्ट उसको लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक सुंदर प्लेसमेंट है। हाँ, एक और मैं बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि 7th लॉर्ड मार्स में नहीं है, तो आपके लाइफ पार्टनर थोड़े डिमांडिंग डिमांडिंग हो सकते हैं। वो चाहते हैं कि घर का जो फाइनेंशियल पार्ट है, वो उनके हाथ में हो। इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, इस तरह से कि वो चाहते हैं कि फाइनेंशियल पार्ट मैं मैनेज करूँ या मैं मैनेज करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके फाइनेंस को लेकर के चले जाएँगे या उसका मिसयूज़ करेंगे, वो नहीं कह रहा मैं। तो रिमेंबर दैट थिंग, ये मैंने कुछ चार्ट पे ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं आपसे शेयर किया। हाँ, 8th हाउस केतु की अगर महादशा आपकी लाइफ में है, तो आप मान के चलिए ये आपके पूरे बर्थ चार्ट का या पूरी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, बिकॉज़ 8th हाउस आल्सो रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली सडन ट्रांसफॉर्मेशन। अब मान लीजिए आपकी केतु की महादशा सपोज़ कीजिए आपके 20 वर्ष की उम्र में आई, और जो ये पीरियड है 7 साल का, तो जो अगले 7 साल बाद आप जब निकलेंगे इस महादशा से गुज़र गुज़र के निकलेंगे, तो यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन। जो 20 साल पहले जो आपका जो बिलीफ सिस्टम था, और आप जब ये महादशा आप क्रॉस कर लेते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल बदल जाएगा। अब मान के चलिए कि आपका एक तरह से रीबर्थ होगा। तो मैं एक तो इसको ऐसे भी देखता हूँ, ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से बहुत सुंदर प्लेसमेंट नहीं है 8th हाउस केतु, स्पेशली इन द महादशा, बट जो आपका सेल्फ इवोल्यूशन है, आपकी जो इनर लर्निंग कह लीजिए आप, जो होता है ना कि जो इंसान तब के बिल्कुल नया इंसान बन के निकलता है, दैट इज़ द केतु महादशा। अगर आपकी लाइफ में आती तो आप बिल्कुल ये चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा। अब हम इस एक्सेस की बात करते हैं। मान लीजिए ये बहुत नेगेटिव एंड पे आपकी लाइफ में काम कर रहा है और लोअर एंड पे काम कर रहा है, राहु केतु का एक्सेस, तो क्या-क्या पॉसिबल रेमेडीज़ हैं? देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सब वीडियोज़ में मेरे, कि राहु केतु कार्मिक प्लैनेट है। जो चीज़ें उनकी वजह से आपको लाइफ में भोगनी है, चाहे सफ़र करनी है, वो होकर रहेगी। आप टोटकों में बिलीव ना करें। किसी ने कह दिया कि घर में ये छुपा दीजिए, वो कर दीजिए, पानी यहाँ से वहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राहु शांत हो जाएगा, केतु शांत हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं, ये सब टोटली फ्रॉड है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, केतु 8th हाउस इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके आपकी जो आध्यात्म की जर्नी है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकलें। इज़ द बेस्ट प्लेसमेंट। आप मेडिटेशन आसानी से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मून मरकरी के नक्षत्रों में नहीं है, तो आप मेडिटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप उस पार्ट को आप एन्जॉय करें लाइफ में। वन मोर थिंग, आप हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखें। जो मैंने कहा कि जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ कह लीजिए या आपके जो हेल्थ इश्यूज़ जो केतु रिप्रेज़ेंट करता है 8th हाउस में, उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने को मिलेगा आपको। थोड़ी-सी अपनी फूड हैबिट ज़रूर सुधारें। ओवरऑल ये एक सुंदर प्लेसमेंट है, सुंदर एक्सेस है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, जब हमने बात करी राहु इन द सेकंड, केतु इन द एट्थ। यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा, देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये मुझे बहुत हेल्प करता है। ये 2 तरह से हेल्प करता है, एक तो कि मेरी रीच बढ़ती है डेफ़िनेटली। दूसरी बात कि अगर कोई नीडफुल है, जिसकी लाइफ़ में एक्सेस है, थोड़ा अगर उसे गाइडेंस रिक्वायर्ड हो, तो उसे भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओम नमः शिवाय।